नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट मनोविज्ञान का मॉडल पेपर 14 लेकर। दोस्तों ये 14वां रीट का मनोविज्ञान का मॉडल पेपर है। इससे पहले 13 रीट मनोविज्ञान के मॉडल पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप निश्चित रूप से उनको देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर इस जगह आपको मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न है जो कि रीट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट आदि सभी परीक्षाओं में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो अंत तक बने रहिए और आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जानना कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और शेयर करने से अन्य मित्रों को इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत के तहत आता है? प्राचीन अनुबंधन, प्रेक्षणात्मक अधिगम, अव्यक्त अधिगम और क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, अव्यक्त अधिगम। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है? आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन, उपलब्धि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपलब्धि। यहाँ पर जो उपलब्धि है वो अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मानचित्र निरूपण के क्या क्या लाभ हैं? पूर्व अवधारणा के साथ नवीन अवधारणा को जोड़कर समझाने में सहायक, सतत रूप से मूल्यांकन करने एवं पृष्ठपोषण देने में सहायक है, जटिल संरचनाओं की रूपरेखा बनाने हेतु सहायक, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, व्यक्तित्व को जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? वैलेंटाइन, वुडवर्थ, आलपोर्ट, बोरिंग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, वैलेंटाइन। यहाँ पर सही आंसर होगा वैलेंटाइन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है? कथा प्रसंग परीक्षण, समाज मिति विधि, वाक्य पूर्ति परीक्षण, बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, समाज मिति विधि। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब व किसने किया? 1890 केटल, 1916 टर्मन, 1908 अल्फ्रेड बिने और 1912 स्टर्न। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, 1908 अल्फ्रेड बिने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, चित्रकारों, वकीलों, डॉक्टरों व दार्शनिकों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? मूर्त बुद्धि, गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, अमूर्त बुद्धि। यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है? बुद्धि के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, पाठ्यक्रम के आधार पर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। यहाँ पर सही आंसर होगा। भाषा और अभिव्यक्ति से समुदाय आधारित जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है उनमें भेद हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? भावनात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, चिंतन उद्देश्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, चिंतन उद्देश्य। यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित कार्य क्या करना चाहिए? कहानी सुनाना, चर्चा करना, प्रश्नों का पूछना, श्यामपट्ट का प्रयोग करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, प्रश्नों का पूछना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, आगमन से निगमन की ओर और सरल से जटिल की ओर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मध्यस्थ चरण में शामिल है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, विद्यालय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, पाठ्यक्रम। यहाँ पर सही आंसर होगा। जो मध्यस्थ चर है वो पाठ्यक्रम होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13,
निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित न रहे, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों के झुकाव को रोकना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों के झुकाव को रोकना। ये 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का सिद्धांत नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विकलांग बालकों हेतु आयु वर्ग क्या निर्धारित किया गया है? 6 से 14 वर्ष, 3 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, 6 से 21 वर्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, 6 से 18 वर्ष यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, नकारात्मकता, वस्तुनिष्ठता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, नकारात्मकता। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है उनको लगातार पुरस्कार दिए जाएं, उन्हें विशिष्ट योग्यता है तो विशेष अवसर दिए जाएं, उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, औसत बालक, मनस्ताप बालक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, पिछड़े बालक। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। कुछ लोग कहते हैं कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं। जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? उदात्तीकरण, विस्थापन, प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, विस्थापन। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के अंतर्गत कितने मानसिक तत्व हैं? 3, 8, 5, 10। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, 5। यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, 5। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम होता है, संतुष्टपद रूप से सहयोग देता है, हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है, आसानी से समायोजित होता है, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का वृद्धि और विकास में संबंध होता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब वह अध्यापक को दर्शन शास्त्र और सामाजिक विज्ञान के प्रति उपेक्षित बना देता है, वह आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है, वह अध्यापक को बच्चों के प्रति लापरवाह बना देता है, वह अध्यापक को अधिगम के नियमों तथा प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, वह अध्यापक को अधिगम के नियमों तथा प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है रटने को प्रोत्साहित करके, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है, विकास बाह्य क्रिया का परिणाम है, विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, विकास बाह्य क्रिया का परिणाम है। यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्न में से कौन सा तत्व मानव विकास को प्रभावित करने वाला नहीं है?
वातावरण, वंशानुक्रम, संस्कृति, अधिगम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, अधिगम। यहां पर सही आंसर होगा अधिगम। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। माता से दंड मिलने पर बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध अपने खिलौने पर या अपने छोटे भाई बहन पर निकालता है। यह किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है? प्रक्षेपण, अंतर्वेशन, प्रतिस्थापन, तर्कसंगतिकरण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, प्रतिस्थापन। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। अमेरिका ने बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता पेस्टालोजी, स्टैनली हॉल, कामेनियस, रूसो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, स्टैनली हॉल। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। अभिवृद्धि की विशेषता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। अभिवृद्धि आंतरिक होती है। अभिवृद्धि का सीधा मापन संभव नहीं है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। इवान पावलोव ने अधिगम संबंधी प्रयोग कुत्ते पर किया था। इस प्रयोग में भोजन किस प्रकार का उद्दीपक है? अनुबंधित उद्दीपक, अनअनुबंधित उद्दीपक, तटस्थ उद्दीपक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अनअनुबंधित उद्दीपक। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 30वां प्रश्न है अल्बर्ट बांडुरा ने अध्ययनों द्वारा प्रेक्षण अधिगम के किस तत्व का उल्लेख नहीं किया? अवधान, स्मृति, अनुकरण, क्रियाकलाप। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, क्रियाकलाप। अल्बर्ट बांडुरा ने क्रियाकलाप का उल्लेख नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।